हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पहले पार्ट का बचा हुआ था 60 क्वेश्चन, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि जो पहला यूनिट है उसमें टोटल 120 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आए हैं पिछले 15 सालों में एसएससी जेई में। तो उसमें से 60 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे और 60 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में तो पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर बाकी जो भी यूनिट है उसका भी धीरे धीरे करके लेक्चर आते रहेगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 61 नंबर का क्वेश्चन है, इन द डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट स्टेट विल कम अंडर द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। तो यह क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सर्विसिबिलिटी लिमिट होता है तो उसके अंदर कौन कौन सा फैक्टर आता है, किसमें? प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले देख लेते हैं कि जो सर्विसिबिलिटी लिमिट है उसके अंदर कौन कौन सा फैक्टर आता है। यहाँ पर देख सकते हो कि सर्विसिबिलिटी लिमिट दिया हुआ है और कोलैप्स, दो टाइप के लिमिट्स होते हैं। तो सर्विसिबिलिटी लिमिट के अंदर 4 फैक्टर आते हैं, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, करोजन और वाइब्रेशन। ये जो चारों फैक्टर हैं सर्विसिबिलिटी के अंदर आते हैं। और कोलैप्स के भी अंदर 4 फैक्टर आते हैं, जिसमें देख सकते हो कि पहला है फ्लेक्सरर, जिसको बेंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है शियर, और तीसरा है टॉर्सन, और चौथा है कंप्रेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में सर्विसिबिलिटी लिमिट पूछा हुआ है। तो सर्विसिबिलिटी लिमिट के अंदर अभी देखें हम लोग की जो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग है वो आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, इन केस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट शुड बी यूज्ड इन सी वाटर और व्हेन एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट। तो देखो इसमें ये बोल रहा है कि कोई आरसीसी स्ट्रक्चर है, मतलब आरसीसी कंक्रीट है, तो वो सी वाटर में डूबा हुआ है। ठीक है, या तो फिर डायरेक्टली एक्सपोज है सी कोस्ट में। तो उसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ करेंगे। तो इसमें देख सकते हो कि 4 ऑप्शन है, और यह क्वेश्चन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मिनिमम ग्रेड कितना यूज़ करते हैं सी वाटर के लिए। तो जो आरसीसी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं M30, और जो प्लेन कंक्रीट होता है उसके लिए M20 यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि क्या पूछा है, रेनफोर्स के लिए पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा M30। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो बोला वही लिखा हुआ है। जो प्लेन कंक्रीट होता है उसके लिए M20 ग्रेड यूज़ करते हैं, और जो रेनफोर्स कंक्रीट होता है उसके लिए M30 यूज़ करते हैं। और ये सब किस में लिखा हुआ है, IS कोड 456/2000 में ये सब मेंशन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, द सेक्शन ऑफ ए रेनफोर्स्ड बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस कंक्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेंड परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जो कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट है और स्टील है, वो दोनों अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे एक साथ पहुंच रहा है। तो उस कंडीशन में वो जो सेक्शन है उसको क्या बोलेंगे। तो देखो, जो दोनों एक साथ अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच रहे हैं, मतलब एक साथ दोनों फैल होगा अगर होगा तो उस सेक्शन को बोलेंगे बैलेंस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बैलेंस सेक्शन। ये सब मैं पहले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका पहला पार्ट बना हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देख सकते हो कि 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं क्या है, डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर। तो इसमें यह बोल रहा है जो डेड लोड होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के स्वयं के वेट को इंक्लूड करते हैं, और जो सुपर इम्पोज लोड रहता है जो परमानेंटली अटैच है उसी में स्ट्रक्चर में, उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डेड लोड में यही सबको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, डेड लोड चेंज देयर पोजीशन एंड वेरी इन मैग्नीट्यूड।
तो ये तो गलत हो जाएगा, उसका पोजीशन तो चेंज होता नहीं है। जैसे कोई स्ट्रक्चर है, उसका जो वेट है वो तो वही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी ना होते रहेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी देख लेते हैं, डेड लोड आर नॉन इन द बिगिनिंग ऑफ द डिज़ाइन। तो ये ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइव लोड। अब यहाँ पर लाइव लोड के बारे में पूछा और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा करेक्ट होगा इसका? तो जो लाइव लोड होता है उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज होते रहता है और उसका पोजीशन भी चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दिया है वेरीज इन मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वेरी करता है, दूसरे अलग अलग जगहों पे वेरी करते रहता है। और ऑप्शन बी है वेरीज इन पोजीशन, उसका पोजीशन भी वेरी करते रहता है। और ऑप्शन सी है इज एक्सप्रेस्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इसमें का सभी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंगल रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रिच ईयरली देन दैट इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सिंगल रेनफोर्स बीम है, ठीक है, उसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट का जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो अपने चरम सीमा पे पहले पहुंच जा रहा है। किससे, किसके कंपेयर में? स्टील के कंपेयर। तो उस सेक्शन को क्या बोलेंगे? तो देखो कंक्रीट पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जा रहा है, तो जब भी फेल होगा ये कंक्रीट पहले फेल होगा, और कंक्रीट ब्रिटल फेलियर होता है। ठीक है, तो जो कंक्रीट पहले फेल होगा इसलिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टील इसमें अधिक डला हुआ है इसलिए स्टील पहले फेल नहीं हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। यदि इस क्वेश्चन में स्टील पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, और दोनों यदि साथ साथ अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचते तो बैलेंस सेक्शन हो जाता, बट इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में दिया हुआ है, तो कंक्रीट अपने पहले परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचता है लिखा हुआ है, और इसमें जो फेलियर होता है कंप्रेशन फेलियर और ब्रिटल फेलियर होता है। और जनरली आईएस कोड इसको रिकमेंड नहीं करता। क्यों क्यों रिकमेंड नहीं करता? क्योंकि भाई कंक्रीट पहले फेल हो रहा है, कंक्रीट पहले फेल हो रहा है मतलब कंक्रीट अचानक से फेल होता है, कंप्रेशन और ब्रिटल फेलियर होता है, तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कब फेल हुआ, तुरंत फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आईएस कोड है इसको रिकमेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्मस। तो देखो जो कंक्रीट होता है उसमें परमानेंट चेंज होता है, परमानेंट डायमेंशन चेंज होता है किसके कारण? लोडिंग के कारण। तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा करेक्ट होगा? तो देखो जो परमानेंट चेंज होता है किसके कारण? लोडिंग के कारण, और विथ टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्रीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईएस कोड गिव्स आर डिटेल रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट। तो बोल रहा है कौन सा आईएस कोड है जो क्या बोलते हैं वाटर जो कंक्रीट में यूज होता है वाला वाटर के रिगार्डिंग मतलब डिटेल देता है। तो कौन सा कोड होता है? तो कंक्रीट के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं? IS 456 ना, तो सेम वही कोड होगा इसके लिए, वाटर के लिए भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा IS 456। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when not specified the volume of steel in RCC work is taken as। अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उस चारों में से ये बोल रहा है कि कौन स्पेसिफाइड नहीं है इसके लिए, वॉल्यूम ऑफ स्टील के लिए। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्स इन, तो स्लैब के लिए 0.7 से 1% होता है। ठीक है, किसका? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का 0.7 से 1% यूज़ करते हैं स्टील, और कॉलम के लिए यूज़ करते हैं 0.8 से 6%, और बीम के लिए यूज़ करते हैं 1 से 2%, और फाउंडेशन के लिए यूज़ करते हैं 0.5 to 0.8%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए देख सकते हो, वो तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इतना यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन डी देख सकते हो, इसका ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 0.6 to 1%, तो ये वाला जनरली यूज़ नहीं होता,
मतलब ये स्पेसिफाइड नहीं है कोर्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज। तो जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होता है उसको किससे डिटरमाइन करते हैं? तो जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होता है उसको किससे डिटरमाइन करते हैं ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है वो मॉडुलस ऑफ रप्चर इससे डिटरमाइन करते हैं, जिसको डायरेक्ट टेंसाइल भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है उसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब ठीक है 0.7 अंडर रूट एफ सी के होता है, और एफ सी के क्या है यहाँ पर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज एल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर। जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है वो फ्लेक्सुरल ऑफ स्ट्रेंथ दोनों सेम होता है। ठीक है, यही आपको पहले भी बताया था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट इज। अब यहाँ पर बताना है कि कंक्रीट क्या है, और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा। तो जो कंक्रीट होता है आप लोग को पता ही होगा कि वो कंप्रेशन के लिए रहता है, टेंशन तो झेल नहीं पाता। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देख सकते हो कि गुड इन कंप्रेशन गुड इन टेंशन। तो कंप्रेशन में तो गुड होता है, गुड अच्छा होता है, बट टेंशन में अच्छा नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देख सकते हो क्या दिया है, गुड इन कंप्रेशन वीक इन टेंशन। तो ये तो सही हो जाएगा, कंप्रेशन के लिए तो अच्छा होता है और टेंशन के लिए वीक होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी और डी भी देख सकते हो आप लोग, वीक इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में वीक तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वीक इन कंप्रेशन, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है कंक्रीट जो होता है वो कम कंप्रेशन के लिए गुड रहता है और टेंशन में वीक रहता है, और जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है, और जो टेंसाइन में तो कमज़ोर रहता है, पता चल गया वो, पर बट उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है? तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पर देख सकते हो 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, मतलब जितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका कंक्रीट का, उसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग जीरो ही लेके चलते हैं कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं ले रहा, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले रहा था, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो स्टील लेता है, ऐसा लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन अस। अब देखो इस क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? कंक्रीट का। तो अभी आप लोग को बताया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ 1/10 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, बट यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मेंशन किया नहीं गया है कि किसके लिए क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है अगर एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन बट यहाँ पर नॉन ऑफ दिस ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि वह कौन सा बीम है जिसका मतलब जो टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील है वो अधिक है, किससे अधिक है? कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट से। तो उस बीम को कौन सा बीम बोलेंगे? तो देखो टेंशन कैपेसिटी स्टील का अधिक है, तो उस इसको बोलते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो जो दिया हुआ है कि सिंगली रेनफोर्स क्या होता है और डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है। तो सिंगली रेनफोर्स में होता है ये है कि जो इसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं वो टेंसाइल साइड बस प्रोवाइड करते हैं, और डबली रेनफोर्स में दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल साइड भी प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन साइड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली टेकन एज। तो जो रेनफोर्स कंक्रीट होता है उसका वेट कितना होता है? तो रेनफोर्स का होता है 25 किलो न्यूटन पर एमएम क्यूब होता है। ठीक है, और जो प्लेन कंक्रीट होता है उसका होता है 24 किलो न्यूटन होता है। ठीक है, किलो न्यूटन पर एमएम क्यूब होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि किसके लिए पूछा है, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए पूछा है, तो 25 किलो न्यूटन होता है, उसको चेंज करेंगे
केजी में, तो 2500 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 किलो न्यूटन पर एमएम पर मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स आर। तो इसमें बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स होता है उसका कितना नंबर होता है, ग्रेड, कितने नंबर ऑफ ग्रेड होते हैं। तो इसमें होता है 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जो M25 से M55 तक रहता है उसको स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें 7 नोज है, 7 तो ग्रेड आता है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बताओ इसमें से करेक्ट कौन है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन कॉलम प्रोवाइडेड ए फ्यू सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम। तो जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है वो कॉलम के मतलब थोड़े नीचे, मतलब कुछ सेंटीमीटर नीचे प्रोवाइड करते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है वो कॉलम के जहाँ पर जंक्शन रहता है उससे कुछ सेंटीमीटर नीचे प्रोवाइड करते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन भी देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन कॉलम आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम हंचिंग। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, उसके बॉटम में प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी देख सकते हो, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन बीम्स एंड स्लैब आर प्रोवाइडेड विद इन मिडिल थर्ड। तो इसका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द लीवर आर्म ऑफ द बीम। तो इसमें देखो जो स्मॉल डी है और एन है, तो स्मॉल डी है वो इफेक्टिव डेप्थ है और जो एन है वो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो अपने को ये बताना है कि जो लीवर आर्म होता है वो कितना होता है। तो लीवर आर्म होता है डी माइनस एन बाई 3 होता है। अब एन क्या है इसमें, एन तो क्या बोलते हैं वही डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी माइनस एन बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर स्टील रेनफोर्स्ड रोड यूज्ड इन कंक्रीट बीम। अब देखो जो स्टील रेनफोर्सिंग रोड यूज़ करते हैं कंक्रीट में वो क्यों यूज़ करते हैं। तो आप लोग को पहले ही बताया कि रेनफोर्स किसके लिए रहता है, टेंशन के लिए रहता है, टेंशन कैरी करने के लिए। और जो कंक्रीट रहता है वो किसके लिए रहता है, कंप्रेशन कैरी करता है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो कौन सा करेक्ट होगा बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में देख सकते हो, टू मेक इट कैरी कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के लिए तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देख सकते हो, टू मेक इट कैरी टेंशन। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और ऑप्शन सी भी देख सकते हो, टू मेक इट कैरी कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। तो कंप्रेशन तो ये कैरी करता है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो ही जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहले बताया वही लिखा हुआ है, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फॉर टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय FCK एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में अपने को बताना है कि जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, और FCK क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है वो होता है FCK माइनस FCK प्लस 1.65 सिग्मा होता है। और तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो एज पर IS कोड के हिसाब से जो मीन टारगेट स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, FCK प्लस 1.6 सिग्मा होता है। और ये सभी मेगा पास्कल में होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, SSC JEE में भी आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए RCC स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाई इन द। अब देखो RCC स्ट्रक्चर में जो टेंशन जोन होता है वो कहाँ पर होता है, टॉप पे होता है कि मिडिल पे होता है कि साइड पे होता है कि बॉटम पे होता है, कहाँ पे होता है।
तो जनरली जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो टेंशन जोन होता है वो बॉटम पे होता है। जैसे कि मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ये उसका सपोर्ट है, तो ये जब भी बेंड होगा तो ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा ना। तो इधर देख सकते हो कि टेंशन आएगा और इधर ऊपर में कंप्रेशन आएगा। बट एक कंडीशन होता है कैंटिलीवर के केस में। कैंटिलीवर कैसे रहता है, ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो मान लो ये बेंड होगा, ऐसे होगा बेंड, तो ऊपर में टेंशन आ जाएगा और नीचे में कंप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ए हम कुछ मेंशन तो किया नहीं गया, तो सिंपल आरसीसी स्ट्रक्चर हम लोग लेके चलेंगे तो उसमें किधर आता है टेंशन, बॉटम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा बॉटम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो ने कि जो मैं बताया वही लिखा हुआ है कि ये बीम है, ठीक है, और ये ऐसे करके बेंड हो रहा है, तो ऊपर में कंप्रेशन आएगा और नीचे में टेंशन आएगा। और यहाँ पर कैंटिलीवर का केस है, और कैंटिलीवर में देख सकते हो कि ऊपर में टेंशन आ रहा है, टॉप पे टेंशन और बॉटम में कंप्रेशन आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे बेंड होगा ना, होगा तो ये बीम है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से समझ के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज। अब देखो जो मेजर बीम होता है, तो चार ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा मेजर बीम है ये बताना है। तो देख सकते हो कि जो गर्डर होता है वो तो मेजर बीम होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ए फ्लोर बीम भी मेजर बीम होता है। और ऑप्शन सी है ए मेन बीम, तो मेन बीम तो मेजर होता ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैं बोला वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M15 कंक्रीट इज यूज्ड फॉर। अब जो M15 कंक्रीट होता है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, डैम के लिए यूज़ करते हैं कि फाउंडेशन के लिए यूज़ करते हैं कि आरसीसी के लिए यूज़ करते हैं कि मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो M15 जनरली फाउंडेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो आरसीसी रहता है उसके लिए तो M20 यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव लोड विथ टाइम कैन वेरी इन। अब लाइव लोड है वो मतलब टाइम के साथ वेरी करता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हो, तो किसके साथ वेरी करता है। तो आप लोग को इस पहले ही बताया कि जो लाइव लोड होता है वो पोजीशन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी करता है टाइम के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट लोड रिजल्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ लोड अप्लाइड। अब जो इम्पैक्ट लोड होता है वो मतलब कौन से लोड के कारण कौन सा लोड अप्लाई करते हैं तो उससे आता है। तो जो इम्पैक्ट लोड होता है वो डायनेमिक लोड अप्लाई करते हैं तब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि डायनेमिक कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा डायनेमिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री कास्ट पाइल जनरली यूज्ड इन। तो प्री कास्ट जो होता है वो स्क्वायर होता है और कॉर्नर कैम्फर्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा रटने टाइप वाला क्वेश्चन रहते हैं, जिसको डायरेक्टली आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M20 ग्रेड कॉन्क्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो इस क्वेश्चन में जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, और जो कंक्रीट का ग्रेड होता है वो भी दिया हुआ है M20 दिया हुआ है, तो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इससे पहले मैं इसका फॉर्मूला बताया हूँ कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सिग्मा एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा होता है, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ पर हम लोग को निकालना है, तो देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। यहाँ पर देख सकते हो कि एफ सी के दिया हुआ है और अपने को सिग्मा निकालना है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये फॉर्मूला है उसका। जब यहाँ पर सब वैल्यू को पुट करेंगे तो सिग्मा निकल जाएगा, तो सिग्मा कितना आ गया यहाँ पर 4.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 4.24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी टाइप्स
कैन आरसीसी बी क्लासिफाइड इनटू। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो आरसीसी है उसको कितने भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखो आरसीसी को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्री कास्ट, पहले से उसको कास्ट किया जा सकता है, या तो फिर कास्ट इन सीटू, मतलब साइट पे ही उसको कास्ट करके ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2। यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है जो आरसीसी सीमेंट कंक्रीट होता है उसको दो टाइप से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्री कास्ट और दूसरा है कास्ट इन सीटू। ठीक है, प्री कास्ट मतलब जो पहले से उसको कास्ट करके उसको उस जगह में ले जाके फिट कर देते हैं, और दूसरा होता है उसको कास्ट इन सीटू करते हैं, मतलब जहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना रहता है वहीं पर कंक्रीट से ढालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लोड्स आर नॉट अप्लाइड कॉमनली टू ए बिल्डिंग। तो इनमें से जो चार ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा है जो मतलब लोड है वो अप्लाइड नहीं होता कॉमनली बिल्डिंग में। ठीक है, बिल्डिंग में कौन सा लोड अप्लाइड नहीं होता है, चारों ऑप्शन देख सकते हो। तो कौन सा हो गया, डेड लोड हो गया, कि रैंड लोड हो गया, कि लाइव लोड हो गया, कि इन्वायरमेंटल लोड, कौन सा लोड अप्लाइड नहीं होता। तो देखो जो डेड लोड होता है ये तो स्वयं स्ट्रक्चर का होता है, तो ये तो अप्लाइड होता है। और जो रैंड लोड होता है, रैंड लोड को नहीं लेते हैं, कंसिडर नहीं करते, लाइव लोड को लेते हैं, और इन्वायरमेंटल लोड भी होता है। तो देख सकते हो कि ऑप्शन बी रैंड लोड नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सरफेस स्ट्रक्चर हैज। सरफेस स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर नाम से स्पष्ट है कि जिसका सरफेस सरफेस ही दिखे। तो सरफेस में क्या रहता है, लेंथ रहता है और विड्थ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हो इसका लेंथ दिख रहा है और विड्थ ही दिख रहा है, मतलब इसका जो थिकनेस है बहुत स्मॉल है, तो इस कारण इसको सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्मॉल थिकनेस। जिसका स्मॉल थिकनेस हो उसको सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मेथड यूज्ड टू स्टेबलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड व्हाट इज द रेफरेंस टाइम पीरियड। तो देखो जो लाइव लोड है उसका मैग्नीट्यूड को स्टेबलाइज करने के लिए कितने साल का रेफरेंस लिया जाता है। 30 साल का लिया जाता है, 40 साल का लिया जाता है, कि 50 साल का, कि 60 साल का। तो देखो इसको जनरली 50 साल का रेफरेंस लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 50 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ई इज कैलकुलेटिंग यूजिंग। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कंक्रीट का, तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ई इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, अभी जस्ट बताया तो बता ही सकते हो कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जो बोला हूँ वही लिखा हुआ है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म स्टैटिक के कंडीशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड लोड कंप्राइजेस ऑफ। तो मतलब डेड लोड जो होता है वो परमानेंटली अटैच होता है, ये तो बता ही चुका हूँ। और जो डेड लोड होता है वो जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है उसी को बोलते हैं। तो इसमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से कौन सा करेक्ट होगा बताओ। तो ऑप्शन ए दे सकते हो कि परमानेंटली अटैच्ड लोड है, और ऑप्शन बी है टेम्प्रेरी अटैच्ड लोड है, और ऑप्शन सी है परमानेंट एज वेल टेम्प्रेरी लोड। तो जो डेड लोड होता है वो परमानेंट होता है, तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है डेड लोड के बारे में। तो डेड लोड होता है जैसे सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड इन दिस, मतलब जो सेल्फ वेट होता है स्ट्रक्चर का वो डेड लोड में इंक्लूड होता है, और जो परमानेंट अटैच रहता है स्ट्रक्चर के साथ उसको डेड लोड में इंक्लूड करते हैं, दो चीज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। तो इसमें
4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के कंडीशन में। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं कि ए स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कंक्रीट का वो पहले पैराबोलिक रहता है। कहाँ तक पैराबोलिक रहता है? 0.220 स्ट्रेंथ तक पैराबोलिक रहता है, उसके बाद अप टू मतलब फेलियर तक स्ट्रेट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी देख लेते हैं, हाइपरबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन ए स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी देख सकते हो, पैराबोलिक अप टू 0.02 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन ए स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। 0.002 स्ट्रेन तक पैराबोलिक रहता है, उसके बाद अप टू फेलियर तक, मतलब जब तक फेल नहीं हो जाता तब तक स्ट्रेट रहता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है, किसका? कंक्रीट का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो 0.2002 तक पैराबोलिक है, फिर उसके बाद अप टू फेलियर तक लीनियर है। और लीनियर मतलब जो इसका मैक्सिमम स्ट्रेन होता है वो कितना होता है? 0.0035 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कि एफ सी के क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 20 एच में, और 0.67 एफ सी के है करेक्टिसिटिक स्ट्रेंथ है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.45 एफ सी के, ये क्या है? डिज़ाइन स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ड्राइंग श्रिंकेज इज अफेक्टेड बाय। तो जो ड्राइंग श्रिंकेज होता है वो किससे अफेक्ट होता है? तो ये जनरली अफेक्ट होता है ह्यूमिडिटी से, और वाटर सीमेंट रेशियो से भी अफेक्ट होता है, टाइम पीरियड से भी अफेक्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफेयर व्हेन द कंक्रीट इज प्लेस्ड। तो जब हम लोग कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पर का एटमोसफेयर है उसका ह्यूमिडिटी कितना है, ये डिपेंड करेगा श्रिंकेज के ऊपर। ठीक है, और ऑप्शन बी है द लेंथ ऑफ टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए क्यूरिंग व्यूरिंग कर रहे हैं, तो ये सब भी इफेक्ट करता ही है। ऑप्शन सी है द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट, तो जो वाटर सीमेंट रेशियो है भी इफेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ ए सीमेंट वेयर हाउस इज। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो सीमेंट वेयर हाउस होता है उसका जो फ्लोर का थिकनेस होता है वो मैक्सिमम कितना होता है। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस होता है जिसमें सीमेंट को रखा जाता है। ठीक है, सीमेंट वेयर हाउस उसी को बोलते हैं। तो जो उसका फ्लोर का मैक्सिमम थिकनेस होता है वो देख सकते हो कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर। तो उसका थिकनेस होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रटने वाला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज। तो जो कंक्रीट होता है उसका मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में? तो अभी इससे पहले मैं बताया कि जो कंक्रीट होता है उसका मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है? 0.0035 होता है। ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि इतना तो सभी में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो इतना होता है ये बेंडिंग के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 0.0035 इन बेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसका यूनिट वेट पूछा है। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन में RCC का यूनिट वेट कितना होता है ये बताया था, और यहाँ पर देख सकते हो कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट पूछा है। तो जो RCC होता है उसका होता है 25 किलो न्यूटन होता है। ठीक है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसका कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन बाय। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कॉन्क्रीट का कितना होता है? 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा? ये क्वेश्चन तो याद हो जाना चाहिए, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाना चाहिए था अभी तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm विथ एफ इज 250। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना है और अपने को इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है और जो स्टील है उसका ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स यू लिमिट बाई डी दिया है। एक्स यू क्या है? यहाँ पर एक्स यू है हमारा जो न्यूट्रल डेप्थ है, मतलब लिमिटिंग न्यूट्रल डेप्थ। तो यदि एफ ई 250 है तो उसके लिए कितना होगा? 0.53 होगा। तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हो, तो उसका आंसर निकल जाएगा। तो अपने को डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया है? 400 दिया हुआ है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 212 mm। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 212 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कोड प्रोवाइडेड रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। तो कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा। तो जो कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन होता है उसके लिए होता है IS 10262 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसमें पूछा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है। तो इसका फॉर्मूला पता ही होगा कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है, मतलब टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है एफ सी के होता है, प्लस होता है 1.65 और सिग्मा होता है। सिग्मा क्या है इसमें? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके हुआ? टारगेट मीन स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा। मैं तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ को ही टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं, दोनों बराबर सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट का M10 और M15 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 3.5 होगा। और M20 और M25 है तो उसके लिए 4 होगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि M30 से लेकर 50 तक के लिए 5 होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जाता है कंक्रीट का वैसे वैसे ये भी बढ़ते जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको भी याद करना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन ए बीम। तो जो बीम होता है उसमें स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, तो उसका स्पेसिंग कैसा होता है? ऑप्शन ए देख सकते हो, इंक्रीजेस नियर द सपोर्ट। तो स्पेसिंग तो जो होता है सपोर्ट के पास रिड्यूस होने लगता है। मतलब मान लो ये कोई बीम है, ठीक है, तो जो यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास ना पास पास स्पेसिंग रहता है, इधर भी पास पास में रहेगा जो, और सेंटर में दूर दूर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन है, तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा। अभी जस्ट बताया है इसका। तो स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप जो रहता है डिक्रीजेज नियर द सपोर्ट, जो उसका स्पेसिंग और डिक्रीज होने लगता है कहाँ पर? सपोर्ट के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड M20 हैज़ ए नॉमिनल मिक्स ऑफ। तो जो M20 होता है उसका मिक्स प्रोपोर्शनल क्या होता है? ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। तो बताओ 4 ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा। तो जो M20 होता है उसका मिक्स प्रोपोर्शनल होता है 1:3:3। अब यहाँ पर एक क्या है? एक सीमेंट है और 1.5 क्या है? फाइन सैंड है और 3 क्या है? कोर्स सैंड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हो 1:3:3 दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट ग्रेड का मिक्स प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो इसको देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।